नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश कार्यपालिका सम्राट एवं राजमुकुट के संबंध में। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान अथवा और एक वास्तविक प्रधान। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है जिसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है जिसे सैद्धांतिक रूप से गौण स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में सम्राट का पद अत्यंत प्राचीन है और इतिहास के विभिन्न चरणों में हुए संवैधानिक विकास में सम्राट की स्थिति में जितना परिवर्तन हुआ है शायद उतना किसी भी पद में नहीं हुआ है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है एवं राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने मस्तक पर धारण करता है। ब्रिटेन में प्राचीन काल से ही यह प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त होती थी। इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक था। तो तब सम्राट एवं राजमुकुट में कोई भेद नहीं था क्योंकि सम्राट ही राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी हो गया है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो राजमुकुट राज्य सत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है, किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। अब हम सम्राट एवं राजमुकुट में जो कुछ भेद हैं उन पर बात करेंगे। सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन सत्ता का प्रतीक है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसे ही सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी है। सम्राट क्योंकि व्यक्ति है इसलिए वह जन्म लेता है, उसकी मृत्यु भी होती है, उसे सिंहासन से हटाया जा सकता है, वह स्वयं भी सिंहासन त्याग कर सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है जो न कभी जन्म लेती है न मृत्यु लेती है। इसी प्रकार सम्राट और राजमुकुट में एक अंतर व्यक्तिक और सामूहिकता का है। सम्राट का रूप व्यक्तिक है, राजमुकुट का रूप सामूहिक। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है, अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित हैं। एवं वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। प्राचीन काल में अवश्य राजमुकुट एवं सम्राट की शक्तियों में कोई अंतर नहीं था, पर वर्तमान में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी है। अतः व्यक्ति के रूप से सम्राट से हाथ से शक्तियाँ निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही हैं और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। इस प्रकार सम्राट एवं राजमुकुट में एक महत्वपूर्ण भेद है। हम राजमुकुट की शक्तियों पर बात करेंगे जिसका अध्ययन हम विभिन्न विधियों के माध्यम से कर रहे हैं। पहला, कार्यपालिका शक्तियाँ। राजमुकुट का मुख्य संबंध क्योंकि कार्यपालिका से है, इस रूप में उनके कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। राजमुकुट प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी उच्च अधिकारी, जल, थल, वायु सेना के समस्त अधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज, अन्य देश, अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि कार्य राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते हैं। मुकुट राजदूतों, वाणिज्यिक दूतों की भी नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा, संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं।
राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को कम करने का कार्य भी किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार के अधिकार में है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण में संचालन करता है। राष्ट्रीय बजट भी राजमुकुट की ओर से ही प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में राजमुकुट की शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं। दूसरी प्रकार की शक्तियाँ व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ हैं। राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंधी भी अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा को प्राप्त है। इस संबंध में राजमुकुट की शक्तियाँ इस तरह हैं कि संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन अर्थात लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पीयर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है केवल वे ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है। लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। संसद के प्रारंभ में सम्राट भाषण देता है, जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। हमें पता है कि सम्राट का भाषण उसके मंत्रियों के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जिसमें राजा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक सम्राट उस पर हस्ताक्षर न कर दे। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अन्य शक्ति से परिषद आदेश भी है, क्योंकि व्यवस्थापन संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है जिसे संसद समस्त कार्य नहीं कर पाती। अतः संसद केवल एक मोटी रूपरेखा पारित कर देती है और सूक्ष्म बातों की पूर्ति करना वह राजमुकुट पर छोड़ देती है, जिसे वह मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है। ये सपरिषद आदेश हैं जिन्हें राजमुकुट के नाम से ही जारी किया जाता है। राजमुकुट को न्याय के क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम या क्षमा कर सकता है। उपनिवेश व अधिराज्यों के अंतिम अपील राजमुकुट ही सुनता है। धार्मिक क्षेत्र में भी राजमुकुट को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है और सम्राट उसका प्रमुख है। वह चर्च के विभिन्न अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन, कैनन की नियुक्ति करता है। कैंटबरी और याक के धार्मिक सम्मेलन सम्राट बुलाता है। इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर जरूरी हैं। साथ ही राजमुकुट को यह भी अधिकार प्राप्त है कि ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सके। इस प्रकार की उपाधियों में ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की जिन शक्तियों पर हमने बात की है, व्यवहार में उन सभी शक्तियों का प्रयोग सम्राट के द्वारा नहीं वरन कैबिनेट के द्वारा किया ही जाता है। सम्राट तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है जो राज करता है परंतु शासन नहीं करता, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और इस कारण प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए स्वाभाविक ही है कि शक्ति और उत्तरदायित्व तो साथ साथ चलते हैं। अतः वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रीगणों के द्वारा किया जाता है, सम्राट के द्वारा नहीं किया जाता। वर्तमान समय में भी सम्राट औपचारिक प्रधान है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निश्चित परंपराएं हैं। वह लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करने के लिए बाध्य है। कैबिनेट के अंदर मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाती है। सम्राट की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों के विषय में भी लगभग यही स्थिति है। सम्राट की अन्य शक्तियों के संबंध में भी यही सत्य है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि वास्तविक प्रशासन में सम्राट एक निष्क्रिय इकाई नहीं है। ब्रिटिश राज्य का प्रमुख होने के नाते ब्रिटिश राज्य और जनता के हितों की रक्षा उसका पवित्र कर्तव्य है और अपने इन कर्तव्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा निरंतर अपने प्रभाव का उपयोग किया जाता है। साथ ही व्यक्तिगत रूप में कुछ ऐसे कार्यों का संपादन सम्राट करते हैं जिन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, जैसे विदेशी राजदूतों का स्वागत करते हैं, पीयर नियुक्त करते हैं, उपाधियां देते हैं और सिंहासन भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और लोकसदन का विघटन भी वही करते हैं। यद्यपि इन कार्यों में उनकी शक्ति नहीं के बराबर है, लेकिन कुछ दशाओं में वे अपने विवेक से कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही सम्राट
कितने प्रभावशाली होंगे ये कुछ अन्य तथ्यों पर भी निर्भर कर सकता है, जैसे सम्राट या राजा का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है जिससे सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो पाएँ। उनका दूसरा प्रभाव का कारण उनका दीर्घ अनुभव है, क्योंकि राजा जीवन भर शासन के अध्यक्ष रहते हैं। अपने इस काल में वो विभिन्न मंत्रिमंडलों का उत्थान पतन देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उतार चढ़ाव देखते हैं। इस दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर वह अपने परामर्श से मंत्रिमंडल को प्रभावित कर देते हैं। सम्राट के प्रभाव का एक अन्य आधार उनकी राजनीतिक निष्पक्षता भी है, क्योंकि वो किसी एक विशेष राजनीतिक दल के नेता नहीं होते, वरन संपूर्ण ब्रिटिश जनता और राष्ट्र के प्रधान होते हैं और उनके द्वारा इसी दृष्टिकोण से कार्य किया जाता है। मंत्रिमंडल भी सम्राट की राजनीतिक निष्पक्षता से परिचित होते हैं, इसलिए सम्राट के परामर्श को उचित महत्व दिया जाता है। राजा के प्रभाव का एक अन्य कारण संसदीय शासन की कार्य पद्धति भी है। शासन का अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही और परराष्ट्र विभाग का समस्त पत्र व्यवहार उनके पास पहुंचता है। राजा का अपना कर्मचारी मंडल भी होता है, जिसका एक मंत्री भी होता है, जिसका कर्तव्य राजा को समस्त राजनीतिक घटनाओं की सूचना देना होता है। इस सब के अतिरिक्त प्रधानमंत्री का भी एक कर्तव्य है कि सम्राट को मंत्रिमंडल के निश्चयों से अवगत कराए। ये सभी बातें सम्राट को एक ऐसी स्थिति प्रदान कर देती हैं कि यदि उनमें क्षमता है तो वह शासन कार्य को प्रभावित कर सके। इन सब के अतिरिक्त सम्राट के प्रभाव का अंतिम कारण सम्राट पद की महत्ता है। सम्राट का पद ऐतिहासिक महत्व रखता है और वर्तमान समय में भी ब्रिटिश राज्य में इसको सर्वोच्च महत्व प्राप्त है। स्वाभाविक रूप से सम्राट के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाता है, मंत्रिमंडल उसका पर्याप्त महत्व मानते हुए उस पर विचार करने का कार्य करता है। इस प्रकार ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।